कैसे हैं आप लोग? एकदम शानदार इतिहास का प्रश्न ऑब्जेक्टिव आपके लिए फिर हम लेकर आए हैं। आइए देखते हैं हम। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, गोपुरम क्या था? भैया जब गोपुरम की बात आ जाए तो ध्यान दीजिएगा यहां पे कि गोपुरम जो था ना, यह मंदिरों का प्रवेश द्वार था। और जब आप विजयनगर साम्राज्य की अगर बात पढ़े होंगे तो सबसे पहले देखते होंगे कि विजयनगर साम्राज्य में बड़ा बड़ा होड़ लगा हुआ था शासकों में, एकदम बड़ा बड़ा सा होड़ लगा हुआ था। क्यों? इसलिए लगा हुआ था क्योंकि जो शासक जितने बड़े मंदिरों का प्रवेश द्वार बनाता था ना, तो कहा जाता था इस शासक, भैया ये तो बड़का शासक है। उस प्रवेश द्वारवा को देख करके उस शासक के शक्ति का भी अंदाजा लगा लिया जाता था। तो गोपुरम का संबंध था मंदिरों के प्रवेश द्वार से था, याद रखिएगा आप। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। और जब बाबर की नाम आए और उज्बेकिस्तान के नाम नहीं आए तो भाई पढ़ना ही बेकार है। तो बाबर जो था यानी मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, और कहां का रहने वाला था? तो उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान का यह रहने वाला था, उज्बेकिस्तान का रहने वाला था बाबर। और सबसे बड़ी बात था कि बाबर के उस समय जो पिता थे, बाबर के पिता जो थे उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा जो थे, यह फरगना जो घाटी था, फरगना घाटी, वहां के शासक थे। तो शुरुआती दौर से ही बाबर में भैया शासक बनने की क्या खून दौड़ रहा था। क्या दौड़ रहा था? खून, याद रखिएगा। तो बाबर जो था उज्बेकिस्तान का रहने वाला था, उसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना घाटी के शासक थे वह, ठीक है ना। अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? तो अगर बारदोली की बात आती है तो किसान आंदोलन की यह हुआ था 1928 ईस्वी में। बारदोली में किसान आंदोलन 1928 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो नेतृत्व की अगर बात आए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? तो 1928 में। किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। अब आते हैं का, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथी बौद्ध परिषद किस शासन के काल में हुआ था? तो कनिष्क, चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के शासन काल में हुआ था। आइए आगे देखते हैं इसके बारे में। और हम लोग प्रथम बौद्ध संगति की बात करते हैं तो अगर प्रथम बौद्ध संगति की बात करते हैं तो राजगृह में हुआ था। कहां हुआ था? तो राजगृह, राजगृह में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति। अब भैया राजगृह का था तो राजगीर में हुआ था, पहला बौद्ध संगति हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। अजात शत्रु यानी पहला अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, ठीक है ना। अगर दूसरा की हम बात करते हैं, दूसरा का अगर दूसरा की अगर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं तो दूसरा का हुआ था वैशाली में, वैशाली में हुआ था। दूसरा कहां हुआ था भैया? याद रखिएगा, वैशाली में हुआ था, ठीक है ना। और किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। आपको ये कैसे याद होगा? तो भैया याद करने का तरीका है हमारे पास, हम वो याद कर लेंगे, आप भी याद कर लीजिएगा। कैसे? तो भाई दुनिया में तो एक तरह का आदमी है ना, काला, एकदम काला हो जोन, काला। बहुत सारे लोग मिलेंगे काला आपको, देखिएगा तब तक याद पड़ जाएगा काला। अब बहुत ऐसा लोग मिलेंगे देखिएगा जो शोक मगर में बैठल, एकदम मुड़ी नीचे गाड़ के बैठल होगा, ऐसे ही बैठल होगा, ठीक है ना। तो यानी शोक में है। तो देखिएगा जब कोनो बैठल होगा एग्जाम में ना, एकदम मुड़ी नीचे गाड़ के, यानी ससुरा कोई भी ना करता होगा ना, सब नहीं आता होगा, वही तो मुड़िया नीचे गाड़ के बैठल होगा। तो बैठल होगा तो वो अशोक में बैठा है, तो दोनों को मिलाइएगा तो काला शोक हो गया। तो दूसरा का जो हुआ था बौद्ध संगति, तो यह काला शोक के शासन काल में हुआ था। अब आते हैं तीसरे का बौद्ध संगति की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था? तो याद रखिएगा अशोक के शासन काल में हुआ था। अशोक यानी अशोक के शासन काल में हुआ था। और चौथा बौद्ध संगति की अगर बात करते हैं तो यह हुआ था, कहां हुआ था? तो कुंडल वन में हुआ था, कुंडल वन में हुआ था। तो किसके शासन काल में हुआ था? तो कनिष्क के
कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो पहला याद रखिएगा, पहला राजगृह में हुआ था, किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल। पहला राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा का वैशाली कालाशोक के शासनकाल में। करिया देखते याद कर रखिएगा, कालाशोक। तीसरा का पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में। और चौथा कुंडलवन यानी कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन था आपका कि चौथी बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क, याद रखिएगा कनिष्क। अब आते हैं भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन देखिएगा समुद्र गुप्त को कहा जाता है। और समुद्र गुप्त जो था ना, यह गुप्त साम्राज्य के चौथा शासक था। कौआ? चौथा शासक था, याद रखिएगा, यह चौथा शासक था गुप्त साम्राज्य का। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का चौथा शासक था, याद रखिएगा आप। अब आते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो था 1931 ईस्वी में हुआ था। 1931 में। कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था, याद रखिएगा, लंदन यानी लंदन में हुआ था। लंदन में हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। अब आते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 7 पे कि अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? तो अजमेर जो है, जिसे आप लोग देखिएगा कि हिंदू धर्म में क्या होता है कि कोई मर जाता है ना तो समाधि दे दिया जाता है। जब समाधि दे दिया जाता है, लोग नहीं, मरने के बाद नहीं, कोई ऐसा होता है कि जो देखिएगा आपकी मरने के बाद तो आदमी शमशान घाट पे जाता है। जिंदे रहता है ना, कोई बूढ़ा हो गया, बहुत सारा तपस्या किया रहता है, तपस्या करता है, वो कह दिया रहता है कि भाई अगर हम थोड़ा सा मेरा लाश चलेगा तो ले जाकर हमको क्या कीजिएगा, कहीं समाधि दे दीजिएगा। तो इसी तरह दरगाहों में होता है। जैसे कि यह दरगाह की अगर बात आती है, देखिए किसी धर्म की बात नहीं है यहाँ पे, अगर दरगाह की बात आती है तो अजमेर में जाइएगा आप, अजमेर में तो देखिएगा वहां पे काफी भीड़ लगा रहता है, ठीक है ना। इतना भीड़ लगा रहता है ना, लोग चद्दर चढ़ाने के लिए जाते हैं वहां, मन्नतें मांगते हैं, मन्नतों को पूरा करते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। चिश्ती यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का क्या है? दरगाह है वहां पे। कहां? वहां अजमेर में। और एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर एक चीज और देता है कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह, अगर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पूछता है, निजामुद्दीन औलिया, तो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है यह दिल्ली में है। कहां है? दिल्ली। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहां है? दिल्ली में है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और निजामुद्दीन औलिया कहां दरगाह है? तो दिल्ली में है। अब आते हैं तुजु की बाबरी का लेखक कौन है? तो तुजु की बाबरी का लेखक बाबर था। और तुजु के बाबरी जो था ना, यह बाबर का आत्मकथा था, याद रखिएगा, आत्मकथा, बाबर का यह आत्मकथा था। और यह किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में लिखा गया था। तुर्की भाषा में यह लिखा गया था, आत्मकथा बाबर का। किसने? तो तुजु के बाबरी के लेखक बाबर ही था। कौन भाषा में लिखा गया था? याद रखिएगा, तो तुर्की भाषा में लिखा गया था। अब आते हैं क्या, गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम जो थी ना, वह लेखिका थी। लेखिका गुलबदन बेगम कौन थी? तो लेखिका थी और बाबर की पुत्री थी। याद रखिएगा, बाबर की क्या पुत्री, बहुत प्रसिद्ध लेखिका थी, बड़ा सुंदर सुंदर लिखती थी, ठीक है ना। अब आते हैं क्या कि महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? महाजनपद का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में है? तो अंगुतर निकाय। अंगुतर निकाय में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपदों की संख्या की अगर बात आती है तो महाजनपदों की संख्या 16 है, 16। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद की अगर बात आती है, शक्तिशाली की बात, तो यह होता है मगध। क्या होता है? मगध। अब जैसे दो बैठल होता है सब लड़का सब, अब वो कहता है कि भैया तुम्हारा शक्तिशाली है हम, तो वही तरह मगध था, शक्तिशाली था। यानी 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वह क्या था? मगध था, ठीक है ना। अब देखिए अंगुतर निकाय का संबंध किससे था? तो अंगुतर निकाय था का वो देखो बौद्ध ग्रंथ था, वह बौद्ध ग्रंथ। अंगुतर निकाय यानी एक बौद्ध ग्रंथ था, याद रखिएगा। महाजनपदों की संख्या 16, अंगुतर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ था। और सबसे शक्तिशाली अगर बात आता है, ठीक है ना, तो वह मगध था। अब आते हैं क्या, अरे भैया बाप रे बाप, नमो सुनते पहले ही हमको डर लगता है। पाकिस्तान के जब नाम याद आता है
देखा ना, अभी कितना लोग तो अंदर खून खौल गया होगा एकदम भाई पाकिस्तान का नाम सुनते सुनते, ठीक है ना, कि हम क्या करें। तो यहाँ कुछ करना नहीं है भाई। आइए देखते हैं पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति किसने दिया था। पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति किसने दिया था? तब पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तब पाकिस्तान शब्द जो था रहमत यानी चौधरी रहमत जो अली थे उन्होंने दिए थे। वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे और सबसे पहले उनके दिमाग में आया कि भाई पाकिस्तान शब्द उत्पत्ति आ गया, पाकिस्तान एकदम। जब उनके अंदर ये बात आ गया, ठीक है ना, तो क्या किए भाई निकाल, अब एक बात निकाल काहे मन में दबा के रखते हैं। देखिएगा ना, दूगो लड़की रहती है सब ना, ठीक है ना, वो क्या करती है कि अगर मनों में जब तक बात रहेगा ना, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, मन में जब तक बात रहेगा ना, ससुर खाना रखल रहेगा सामने रहेगा ना, तब वो दिमागों में चल रहेगा बाप रे केकरा से कहे कौन हमारा सबसे बढ़िया है, ओकरे से कहेंगे हम। जब तक वो कह ना देती है ना, चाहे लड़का भी होता है, कौन कह नहीं देता है ना, तब तक वो अंदर पछता नहीं है। कह देता तो बाप रे बाप, अब उसको लगता है अब तो सुकून मिला है हमको। तो वही तरह उनके अंदर उत्पत्ति हो गया था 1933 में। 1933 की बात, 1933 में उन्होंने पढ़ निकाल दिया कि अब ले लो सामने रखो, अब यही काले अभी करने के बाद ससुर अब तो बन गया, अब हो गया खिस्सा दिमाग में जब चल रहा था वो बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकल जाता है तो समझ में करते हैं क्या होता है। तो 1933 में उन्होंने उस शब्द को निकाल दिया। कौन? चौधरी रहमत अली, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्या थे, वह छात्र थे, ठीक है ना। अब देखिए, अब अभी वो छात्र है, आपके भी दिमाग में बहुत सारा बात आ रहा होगा, अभी क्या करते होंगे, पढ़ निकाल देते होंगे। तो उसी तरह उन्होंने भी क्या किया था, निकाल दिया था। पक्का आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। देख लीजिएगा, थोड़ा सा उसी में शेयर करते रहिए, एकदम दनादन मारिए तो नहीं हम उसको क्या कहा जाता है कि फेमस, नहीं हम फेमस हो जाए।